सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, उस्मान डार ने अचानक मंजरेआम पर आकर बड़े इंकशाफात कर डाले। वो कहते हैं कि हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन PTI ने दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि चेयरमैन PTI ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़ियादत की, कारकुनान की जहन साजी की और उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का अक्टूबर 2022 का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए था। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। जी, सुना आपने। और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। महमूद साहब, ये बड़े इंकशाफात हैं जो उस्मान डार ने किए हैं, तो क्या आपके इल्म में ये बातें आई थी? क्योंकि बकौल उस्मान डार के चेयरमैन PTI ने मुल्क के इस्तेहकाम को बाकायदा तबाह करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत तसादुम का रास्ता अपनाया, हत्ता कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो रुकवाने की भी कोशिश की। अब सवाल जहन में आता है महमूद मौलवी साहब कि चेयरमैन PTI को ऐसा क्या खौफ था? देखिए, आर्मी चीफ से तो खौफ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब जो इस वक्त फ़िल वक्त के जो आर्मी चीफ़ है उस वक्त DG ISI थे, और उस वक्त उन्होंने एक मैं कहूँगा जो है इंक्वायरी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बहुत सारी चीज़ें जो है आपके घर के अंदर से ही इलीगल चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर जो है उनको हटाया गया था। ठीक है ना। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ से मूव किया था, क्योंकि उन्होंने कुछ हक़ाइक़ के ऊपर मबनी कुछ उन्होंने चीज़ें दरियाफ़्त की थी, तो उसके ऊपर उनको हटाया गया था बड़ी रिक्वेस्ट करके। अब जब उनको हटाया था और अब वो उनको ये अंदाज़ा था कि वो चीफ़ बनेंगे, तो देखें कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ सकती है। वही वाली बात है ना। देखें, जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस साहब के साथ किया गया था, जो आज के चीफ़ जस्टिस है, ठीक है ना, ये देखें, ये कोई भी पार्टी या कोई भी शख्स आज किसी के साथ गलत करेगा तो कल उसको ये चीज़ का खौफ भी होगा, और ये मैं कहूँगा कि उसके सामने भी आता है। इसीलिए वो कहते हैं ना कि ना आदमी बुरा करे किसी के लिए ताकि उसको खौफ भी ना हो किसी चीज़ के लिए। यानी अब मकाफात अमल की बात कर रहे हैं। मकाफात अमल कहूँगा। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, ये जो PTI में दो धड़ों की बातें हम बहुत पहले से सुन रहे थे, पहले से की जाती रही थी, जिनमें एक धड़ा तो इदारों से तसादुम की सियासत पे बाकायदा यकीन रखता था, और जो इस सोच के मुखालिफ थे, एक सवाल जहन में आता है महमूद साहब, जो सोच के मुखालिफ थे अगर वो पहले ही मंजरेआम पर आ जाते तो शायद 9 मई ना होता। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर और मैं आपको ये कहूँ, मेजॉरिटी लोग जो थे ना, इससे इख्तलाफ करते थे इस एक्शन से कि जी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसमें काफ़ी अच्छे लोग थे, और जो इनसे इख्तलाफ करते थे उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जो है परवेज़ खटक, अली जैदी, इमरान इस्माइल, और मतलब आफ्ताब सिद्दीकी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों से इख्तलाफ करते थे। देखिए ना, ये तो एक टोला था जो कि इमरान खान को इस नहज तक पहुँचाया, और वो जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है, आइदर वो क्योंकि फ़ौज से कहीं उनको नुकसानात पहुँचे थे, इस वजह से ये अलग टोला था जो कि सिर्फ फ़ौज से लड़ना चाहता था, और उसके नताइज आज सबने अच्छा, एक चीज़ महमूद साहब देखिए ना, एक ये हमें सोच, एक ज़रा सवाल मेरे जहन में आया महमूद साहब, आपने जो नाम लिए, जो आपने जो भी नाम लिए,
कुछ सियासतदानों के जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ रहा है या अब भी है, तो आपने फरमाया कि ये कुछ नाम जो आपने लिए कि ये लोग वो थे जो थोड़ी समझ बूझ रखते थे, जो फ़ौज से तसादुम नहीं चाहते। तो ज़ाहिर बात है वक्तन फ़वक्तन वो चेयरमैन पीटीआई को या उस टोले को जो कि तसादुम चाहता था, इंतशार चाहता था, फिर ये 9 मई हो गया, उनको समझाते भी होंगे कि समझदार लोग जिनका आपने जिक्र किया, बल्कि इनमें से बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहे और कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बता देते हैं जो ऑन एयर नहीं बता सकते। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो आपने नाम लिए इनमें से 2-3 लोग हैं जिन्होंने बाकायदा ये कहा कि उनको पार्टी में मुखालफत का सामना है और उनको कॉर्नर करने की बड़ी कोशिश की जाती है, साजिश की जाती है उनके खिलाफ। तो क्या जो उनको कॉर्नर करने की या साजिश जो उनके खिलाफ की जाती थी वो इसी टोले की जानिब से की जाती थी जो फौज से तसादुम चाहता था, इंतशार चाहता था और इनको समझ बूझ रखने वालों की बातें पसंद नहीं आती थी कि समझाते क्यों हैं? बिल्कुल, मेरा देखिए वही टोला था जो कि मुखालफत भी करता था और वो इन लोगों को जो है ना आगे नहीं देना चाह रहा था। अब आप ये और बदकिस्मती हमारी ये है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का कोई जिसको मैं कहूँ रुझान नहीं था, एक डिक्टेटरशिप था। जो खान साहब कहें वही चीज़ जो है मैं कहूँगा कि पार्टी में उसके ऊपर वो जो कुछ टोला था वो उसको आगे बढ़ाता था और वो कहते थे हाँ। देखिए ना, समझदार लोग तो जो थे वो फौज से टकराव का तो सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो कह रहे हैं कि भाई इमरान खान ने नहीं किया या पीटीआई ने किया, मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है। ये तो पीटीआई के लोग जो लोग इस वक्त उनके साथ मानते हैं कि ये धरनों का जगह तो तयन किया गया था ना पीटीआई की तरफ से, वो सारे धरने फौज के इंस्टॉलेशन और फौजी जिसको मैं कहूँगा जगहों के ऊपर क्यों थे? क्यों अगर उनका डिस्प्यूट कोई पॉलिटिकल था तो किसी पॉलिटिकल लोगों के जो है मैं कहूँगा कि असेंबली के सामने जाके धरना देते। अगर जो है कोर्ट्स के अगेंस्ट था तो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के अगेंस्ट जाके धरना देते। जब वो फौज के इंस्टॉलेशंस के सामने जाके धरने की बात कर रहे हैं तो ये तो वाजे हो गया ना कि डिस्प्यूट जो था फौज और पीटीआई के उस माइंडसेट का था। इसमें तो किसी से ना पूछने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा महमूद साहब, ये जो उस्मान डार साहब का इंटरव्यू है खालिद का हामिल है, खैर इस पे भी आप देख रहे हैं कि तरह तरह के तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं खासतौर पे सोशल मीडिया पर, लेकिन उस्मान डार साहब ने जो बातें की हैं वो अहम बातें हैं। उस्मान डार ने आज़म सवाती का नाम लिया, हमाद अज़हर का नाम लिया और मुराद सईद का भी नाम लिया और शायद फ़ारूक हबीब का नाम भी लिया है और बाकायदा नाम लेकर उस्मान डार ने कहा है कि ये तमाम लोग जो हैं ये तसादुम चाहते हैं, तसादुम की सियासत के बाकायदा हामी हैं। तो क्या बस यही लोग थे महमूद साहब या और भी नाम हैं जो उस्मान डार ने नहीं लिए? और फिर अगला सवाल ये कि फिर अब ये जो नाम हैं जो तसादुम चाहते थे, और ना सिर्फ चाहते थे, एक होता चाहना, मतलब 9 मई बाकायदा हो गया और यहाँ तक इन्होंने लाके खड़ा कर दिया, तो अब इनके साथ होगा क्या? क्या इनको माफ़ी मिल जाएगी या इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? एक मिसाल, एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी? मेरे ख्याल से इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उसकी 2 वजह है। देखिए ना, उन कारकुनों का क्या कसूर है? ये लीडर जिन्होंने ये हालत करके वो तो छुप के चले गए या कोई मुल्क से बाहर चले गए, उन कारकुनों की बात करें, उन बच्चों की बात करें जो आज जेलों में हैं, जिनके करियर ख़राब हो गए, उन लोगों के ऊपर हमें सोचना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि आज मैं कराची की बात करता हूँ, कराची में कितने लोग पकड़े गए, कितने कारकुन पकड़े गए, कौन से लीडर आए उनको छुड़ाने? पंजाब में हुआ, क्यों नहीं उनसे बात करते? वो तो खुद छुपते फिर रहे हैं, या तो छुपते फिर रहे हैं या तो जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, और या तो जो है वो आके उन्होंने जो है साइड पे बैठ गए हैं। देखिए, अवाम जो है, ये हम बात करते हैं कारकुनों की, बदकिस्मती उन कारकुनों की है जिनके साथ ये ज्यादती हुई, जिनको इन्होंने ब्रेन वॉश करके आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया। ये छुपते फिर रहे हैं, ये क्यों छुपते फिर रहे हैं? अगर इतने ये राइट पर हैं और इतनी ये सही बात कर रहे हैं तो फिर छुपते क्यों फिर रहे हैं? इनको भी पता नहीं कि गलत कर रहे हैं ये। देखिए, ये बिल्कुल, अगर वो इतने दिलेर थे और इतने हैं तो आके इसको कन्फ्रंट करें ना। देखिए, उनका लीडर इस वक्त जेल में है, वो छुपते किसके लिए फिर रहे हैं? वो किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? वो क्यों नहीं आके अपने आप को कानून के सामने देते हैं? वो क्यों नहीं आज सड़कों पे आते हैं? उनको तो आना चाहिए सड़कों पे। आज उन्होंने बच्चों को जो है, जो हमारे कारकुनों को उन्होंने इस नेस पे पहुंचा दिया।
उनको तो सामने आना चाहिए। वो आके जो है वो खुद छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि अब तो लीडर अरेस्ट हो चुका है। अब तो उनको लीडर का साथ देना चाहिए। हाँ। उनको तो जेल में जाके लीडर के साथ देना चाहिए। जी अच्छा महमूद साहब, एक और सवाल, मैं ज़रा 9 मई से पीछे जाना चाहूँगी, 9 मई से पहले की बात करना चाहूँगी। ये जो दोनों सूबों में हुकूमतें ख़त्म कर देना, ये कैसा फ़ैसला था, जिसके बाद बाकायदा देखा कि पार्टी जो है वो पार्टी में जो ये सोच एक परवान चढ़ी और कुछ लोगों ने समझाया भी था, लेकिन क्या ये भी वही एक फ़ैसला था कि जिसमें किसी की नहीं सुनी गई और मैं ना मानूं कि जो सियासत है या जो होता था पीटीआई में कि एक डिसीजन ले लिया गया और बस सुना दिया गया? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं कि जब असेंबलीज के अंदर जाने की 80% लोग ने कहा खान साहब को कि हमें असेंबलीज से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, आज चाहे वो पीटीआई में है चाहे वो पीटीआई के बाहर है, आप उनसे पूछ लें, 90% लोगों ने कहा कि हमें केपीके के गवर्नमेंट को तोड़ना नहीं चाहिए, हम बनी बनाई हमारी हुकूमत है। मगर इट वाज अ वन मैन शो। वो कहते थे जो मैंने कह दिया वही हर्फ आखिर है। बदकिस्मती ये है, हम बातें डेमोक्रेसी की करते हैं, पहले अपने घर के अंदर तो हम डेमोक्रेसी लेके आए, पार्टी के अंदर तो डेमोक्रेसी लेके आए। जब पार्टी में डिक्टेटरशिप है और सिर्फ एक शख्स कहेगा वो सुनना है, तो फिर हम बाहर जाके क्यों कहते हैं डेमोक्रेसी? फिर हम जो है आमरीत क्यों नहीं मानते बाहर के लिए? अच्छा महमूद साहब, एक और सवाल, वो कौन सा एक मौका था या कौन सा वक्त कह लें, अगर आपको याद हो, जब पीटीआई में जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया था? आपको क्या लगता है कि ये मामला कब से बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाना शुरू हुए? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली शुरू हुआ जब जो है डिसीशंस जो है ना, खान साहब खुद नहीं ले रहे थे और डिसीशंस जो हैं कहीं और से आ रहे थे, जैसे बुजदार साहब की अपॉइंटमेंट, जैसे बहुत से और डिसीशंस थे कि किसको रखना है, ये मिनिस्टर देखिए ना, ये करप्ट है वो करप्ट है, ये बोलना शुरू कर दिया खान साहब ने कि जी ये जो है करप्ट है, फलाना करप्ट है, और जो करप्शन कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी ये तो करप्ट नहीं है, अगर ये 1-2 अरब के करप्शन कर लेता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर दूसरे को मैं लगाता इसकी जगह वो तो 15 अरब का करप्शन कर लेता। ये कोई बोलने की बात है? अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे कहा जाता था? हाँ, कि जी उसको तो मैं इसकी जगह उसको लगाता वो तो 15 अरब बना लेता, अगर 1-2 अरब। देखिए ना, ये तो चीज़ें करेक्ट करनी चाहिए थी। आप मुझे बताएं ना कि ये कहा गया था, देखिए ना, किसी लोगों को क्या पता नहीं था? नहीं, अगर 2 अरब की करप्शन कर रहा है तो जब उसको 12 अरब की करप्शन करने का मौका मिलेगा वो भी करेगा। करप्शन तो करप्शन है, वो भी करे। देखिए क्या, बिल्कुल फराह गोगी को सबको पता था वो क्या कर रही है और कौन कौन कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने पुराने जो वर्कर्स, पुराने साथी, उन सबको खान साहब ने जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते रहे और उनको चोर कहते रहे। उनको जो है, मैं आपको बताऊँ ना, उन्होंने कहा जी आमिर कियानी जो है उन्होंने बड़े पैसे बना लिए। जब बाद में तहकीकात की उन्होंने कहा नहीं बनाया, तो फिर उसको लेके दोबारा पार्टी में, पहले उनको मिनिस्ट्री से उतारा, उनके हिसाब से जी अली जैदी बहुत पैसे बनाते हैं। फिर जब तहकीकात की नहीं बनाते हैं, हाँ मुझे तो वो कह रहा था, फिर कहने लगे। देखिए, हम इस किस्म के चीज़ों से करके तो तबाही कर दी पार्टी के अंदर। अच्छा महमूद साहब, ये जो अक्सर पीटीआई रहनुमा पार्टी के साथ सियासत भी छोड़ रहे हैं, क्या ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जो सियासत है क्या इतनी आलूदा हो गई है कि जी वो अब सियासत में रहना ही नहीं चाहते हैं, कि जी सियासत ही छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, वो इसलिए भी सियासत छोड़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मगर मैं उनसे कहूँगा कि वो सियासत को ना छोड़ें। उसकी वजह ये है कि अच्छे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे और ये चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर तो ये हम किसके हाथ में देके जाएंगे? सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप कह रहे हैं कि जो सियासत छोड़ें, वो ये कहते हैं कि सियासत इसलिए नहीं हम करना चाहते कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सियासत जो सही मायनों में सियासत करता है, सियासत तो इबादत होती है, तो इबादत तो फ़ायदा नुकसान देख कर नहीं की जाती, और इबादत में कैसा नुकसान? मगर देखें, होता ये है ना, देखें जब वो किसी पार्टी में होते हैं और वो पार्टी
देखिए ना, अगर गलत डिसीजन लेती है तो नुकसानात सबका होता है। अगर लीडर गलत डिसीजन लेगा और जो है इश्यूज बनेंगे तो वो खाली लीडर पे तो नहीं आते, वो बाकी छोटे लीडर्स पे भी आएंगे। ठीक है। अच्छा चलें, फिर और भी तो ऑप्शंस होती हैं ना, जब आप एक लीडरशिप के साथ नहीं चल सके या आपको लगा कि डिसीजन पावर जो थी वो मतलब गलत इस्तेमाल होती रही, या एक ही डिसीजन सुना दिया जाता था, किसी से पूछा नहीं जाता था, पार्टी में जमहूरियत नहीं थी, तो अब बाकी भी फिर ऑप्शंस होती हैं, बाकी पार्टियां भी फिर राब्ता करती हैं, तो आप उस्मान डार को बतौर सियासतदान कैसे देखते हैं? क्या आपकी पार्टी ने उन्हें शमूलियत की दावत दी या इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा अगर वो आना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले और बड़ी खुशाइन बात होगी। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपकी बात कर रही थी कि दूसरे पार्टी में, बदकिस्मती ये है कि सारी पार्टीज़ में ज़्यादातर 90% पार्टीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखें ना, क्या PMLN में डेमोक्रेसी है? क्या पीपल्स पार्टी में डेमोक्रेसी है? क्या JUIF में डेमोक्रेसी है? हम देखें, वी हैव टू बी मैच्योर्ड इनफ कि अब मेरे ख्याल से इस चीज़ों पे आना चाहिए कि हम डेमोक्रेसी की जब बात करें, पार्टीज में पाकिस्तान पार्टी में होगी फिर, इसका मतलब है। देखिए, अगर मैं आपको आज बता दूं, इस वक्त तक अगर इस्तेकाम पार्टी जो है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आज तो है, जिस दिन नहीं होगी तो फिर मैं आपको बता दूं तो फिर कोई आदमी क्यों रहेगा यहाँ पे? देखिए, हम कोई नौकरी करने तो कोई भी नहीं आया ना, और ना हम किसी की नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ये होता है कि उन्होंने कहा जी अगर बिल्कुल अगर वो सही हम गलत कह रहे हैं तो उसको आप करेक्ट करें। 8 आदमी की आप सुने, साहब, ये उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया है, जारी बात है बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। ठीक है महमूद साहब, ये उस्मान डार ने इंटरव्यू में जारी बात है बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, और उन्होंने यहाँ तक आया कि जी वो समझते हैं कि पार्टी का जो वोट बैंक है वो अब भी बरकरार है, और उन्होंने भुट्टो साहब और नवाज शरीफ की मिसालें भी दी। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप PTI का आने वाले इलेक्शंस में? सानिया 9 मई के बाद भी क्या लोग अब भी वोट देंगे PTI को? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, वोट तो उनको वोट मिलेंगे, मगर उस मेजॉरिटी से नहीं मिलेंगे जिस मेजॉरिटी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मतलब जो वर्कर्स तो मैं नहीं कहूँगा, मगर जो आवाम है, देखिए जब तक आप नज़दीक से नहीं देखते हैं चीज़ों को, तो आप दूर से तो बहुत सी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती है ना। जब आप नज़दीक जाते हैं और देखें, उस्मान डार जो है बहुत नज़दीकी लोगों में से थे। अब बहुत से वर्कर्स हमको आज कहते हैं कि जी सर आपने ये देखा नहीं। मेरा कहना है कि बेटा तुम इतने नज़दीक तो नहीं थे ना, दूर से तो बैठे, बहुत सी चीज़ जो है खूबसूरती उसमें नज़र आती है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर जब आप जाके देखते हैं कि यार ये डिसीजंस तो वही हो रहे हैं। देखिए ना, लोग तहरीक इंसाफ में आए थे, तहरीक इंसाफ में कि जी इंसाफ मिलेगा, एक तब्दीली हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, राह पे आ जाने, वाह पे आ जाने। कर रहे हैं। आप मुझे बताएं ना, कौन सी चीज़ हमने तब्दील की? क्या हमने कोई आज तक हमने अदालतों में आम आदमी को इंसाफ दिलाया? आज मैं कहूँगा अगर इस मुल्क को सही करना है तो अदालतें शुरू करें। मैं चीफ जस्टिस साहब से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो पहले इंसाफ के जो है नीचे से लेके अदालतों में, क्या सबको मालूम नहीं है क्या किस हिसाब से चल रहा है? देखिए, आज जब ये हमारे जो इंटीरियम गवर्नमेंट आई है, ये स्मगलिंग बंद करने का इन्होंने स्थान लिया था। कैसे स्मगलिंग बंद हो गई? आज क्यों डीजल की गाड़ियां नहीं आ रही है कराची? उसकी वजह ये है कि उनके जो है विल था ना। अगर आप विल होगा तो वहां पे फिर चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है जी महमूद मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे बशीर मेमन साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन साहब जो हैं सियासत ज्वाइन करके ना सिर्फ नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं बल्कि उन्हें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कायम जो इस्तकबालिया कमेटी है उसका कन्वीनियर भी बना दिया गया है। ये कमेटी सिंध से कारकुनान को 21 अक्टूबर को लाहौर लाने के इंतजाम करेगी। अच्छा, बशीर मेमन साहब ने 2019 में रिटायरमेंट से कुछ रोज़ पहले एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था और उनके PTI के साथ ज़बरदस्त इख्तलाफात भी रहे और उनके चेयरमैन पर लगाए इल्ज़ामात को बुनियाद मुस्लिम लीग नून अपने खिलाफ जो केसेस हैं उनको सियासत पर मबनी करार देती रही। बशीर मेमन साहब के खिलाफ PTI दौर में जो केसेस हैं वो बनाए गए जो बाद में गलत भी साबित हो गए। उनके भाई नसीर मेमन साहब पहले ही सिंध की सियासत में बहुत एक्टिव हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग फंक्शनल से है। अच्छा, भाई की सियासत और जाली अकाउंट्स तहकीकात को लेकर पीपल्स पार्टी भी उनसे खासी नाला और नाराज़ रही है। बशीर मेमन साहब आज एक बार फिर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा याद करवाना चाहूँगी कि कुछ महीने पहले बशीर मेमन साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उनसे सियासत में आने के हवाले से मैंने एक सवाल पूछा था। उस वक्त उनका क्या जवाब था, ज़रा सुनिएगा। फिजा बेटा देखो, जी जमात के साथ वाबस्तगी होना कोई बुराई है, इलीगल है, गैर कानूनी है। मैं फ्री सिटीजन हूँ आज पाकिस्तान का। मैं अपना सियासी वो करियर भी शुरू कर सकता हूँ। कोई इसमें ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है, ना कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात है। जिस दिन करूँगा, यकीन करो, मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं अभी शुरू भी कर सकता हूँ, चंद दिनों के अंदर अंदर शुरू कर सकता हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ, यानी अनकरीब हम आपको अनकरीब सियासत में देखेंगे बेटा। कोई इसमें कोई इशू भी नहीं है और सियासत का मतलब है आपको भी राइट है। यानी हम आपको बतौर सियासतदान देखेंगे अनकरीब। बेटा कोई इसमें ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यानी हम देखेंगे और इसमें बुरे तो बशीर मेमन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बशीर साहब, मुझे पहले अंदाज़ा था कि आप मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे और मैंने बार बार आपसे यही पूछा सवाल और आपने एक इशारा दे दिया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई सियासी जमात। अच्छा, बड़ी जो आपकी दिली हमदर्दियाँ हैं वो ये कहा जाता है कि हमेशा से मियाँ साहब के साथ रही, जिसकी बिना पर PTI और पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद भी करती रही। अगर मैं कहूँ कि खुश नहीं रही आपसे या नाला रहे, नाराज़ रहे, क्या कहेंगे? बेटा आपकी बहुत मेहरबानी। आपने मेरा पिछला जो आपके साथ इंटरव्यू हुआ था उसमें भी आप पूछा था मुझसे, तो मैंने तो उस वक्त इजहार नहीं किया था। थैंक यू वेरी मच। एक चीज का मैं सॉरी करता हूँ। जी। एक चीज का, आप मेरी बेटी हो, मैं सॉरी करता हूँ कि मैंने आपको फोन करके नहीं बताया। ये मैंने वादा खिलाफ किया। सो सॉरी बेटा। लेकिन बेटियों के साथ कभी कभार बुजुर्ग कोई इस तरह की बात कर जाती है बेटा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ बेटा। नाला होना, नाराज होना तो उनका पूरा हक है। ओपिनियंस में फर्क हो सकता है, मेरी वर्किंग से कोई वो हो सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको करूं कि मेरी सिर्फ जिंदगी में एक ही पोस्टिंग नहीं हुई DG FIA की। DG FIA में 1 साल रहा था नून लीग के दौर में, बाकी 1.5 साल तो मैं उसके साथ रहा। PTI की हुकूमत थी तो उन्होंने मुझे क्यों वहाँ पे रहने दिया, तो ट्रांसफर कर देते। 1 2 मैं पीपल्स पार्टी के दौर में बेटा मेरा करियर है सिंध में। मैं 9 जिलों में SP रहा हूँ, 2 डिवीजन में DIG रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में मैं DIG तखर बना था और फिर मैं DIG हैदराबाद बना था PTI के पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2000 मेरे ख्याल में 9 में। फिर मैं DIG SRP बना था बेटा, सिंध रिजर्व पुलिस का मैं कमांडेंट था। जी हाँ बेटा। तो सरकारी नौकरी की जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर होती हैं, इट इज नॉट दी ऑन दी चॉइस। और दूसरी बात ये किसी हुकूमत की वो नहीं होती। ये मैं तो CSS करके इम्तिहान में आया था, कोई सिफारिश पे दरखास्त पे घुरी आया था और मैं ग्रेड 21 में था। तो मुझे अपने ही जितना उसमें होता है, जिस तरह चलता है पोस्टिंग क्लासेस होती है, मुझे 21 ग्रेड में IG आजाद जम्मू कश्मीर लगाया गया था।
तो उसमें मैं कोई तरक्की तो मुझे तो नहीं दी थी, तो मैं कोई बस के इंतजार में खड़ा, तो PMLN ने मुझे उठा के पहली मरतबा जिंदगी में कोई चीज दे दी था। ठीक है, आपका एक बहुत बड़ा करियर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को शक नहीं है। आपका पूरा राइट है कि आप सियासत में आना चाहें, जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें। शैला रज़ा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं ज़रा शैला साहिबा को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। शैला साहिबा, बशीर साहब ने सियासत ज्वाइन कर ली, हम उस पर बात कर रहे थे। जो इतनी पढ़ी लिखी शख्सियात होती हैं, जिन्होंने अब किसी ने CSS क्वालिफाई किया, ये एग्ज़ाम कितना मुश्किल होता है, जिसने अटैम्प्ट किया उसको पता होगा। उसके बाद फिर उन्होंने जो उनकी सर्विस थी, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना करियर, जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफ़र हुई, पोस्टिंग हुई, इस तरह की जो शख्सियात को मुतनाज़ बना दिया जाता है कुछ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, इसकी वजह क्या होती है? आप लोग भी बड़ी तनकीद करते रहे, PTI ने भी बड़ी तनकीद की, क्या वजह होती है, ज़रा समझाइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो वेलकम इन द पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तान। बशीर मेमन साहब, आपको मुबारक हो। और बहुत खुशी की बात होती है जब पाकिस्तान के शहरी अपनी जिम्मेदारी समझकर पॉलिटिक्स में आएँ और पॉलिटिक्स स्टार्ट करें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का मैं इंटरव्यू सुनती हूँ तो कहते हैं हमें बड़ा शौक़ था सियासत में आने का। तो शौक़ से नहीं, समझ के आया जाता है सियासत। और जो लोग शौक से आते हैं, फिर वो सामने चलती हुई कोई भी फास्ट ट्रेन में सवार हो जाते हैं और फिर थोड़े दिनों बाद अंदाज़ा होता है। तो शौक से नहीं, समझ के आए पॉलिटिक्स में। अच्छा देखें, बात ये है, एक पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और मोस्टली जब पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो बहुत सारे लोग शेल्टर के लिए भी होते हैं। अब जिसका जिससे रास्ता पड़ता है, उसके मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। और अगर कोई मुझ पे बहुत ट्रस्ट करता है और मैं उससे जाके कहूँ कि नहीं जी मैं तो सही हूँ, फला सही नहीं है, तो वो यकीनन मुझ पे ट्रस्ट करते हैं तो मेरी बात करेंगे, तो हो जाता है ये इस तरह से। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप काम कर रहे होते हैं किसी बड़ी पोस्ट पे, तो आपके डिपार्टमेंट में भी बहुत आपके मुखालिफ होते हैं और इस तरह जहाँ पर भी आप काम करें वहाँ पे आपके इस तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन बात यही होती है कि जब इंसान रिटायरमेंट की तरफ जाता है और वो अपने करियर को अच्छी तरह ख़त्म करता है, तो एक उसकी अपनी मुतमईन होना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। और होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इन्होंने सियासत में आने का इरादा किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और तमाम लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को अपने सियासी फ़राइज़ भी अदा करने हैं। मैं अक्सर लोगों से सुनती हूँ, नहीं हमारे घर में ना अखबार आता है, ना हमने कभी वोट दिया, ना हमें कोई पाकिस्तान की सियासत से दिलचस्पी है। अच्छा बशीर साहब, ये अंदाज़न कितने लोग सिंध से मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए आपके साथ जाएंगे? क्योंकि पंजाब में लीगी रहनुमाओं को बाकायदा टारगेट्स दे दिए गए हैं, मरियम साहिबा ऐप के ज़रिए बाकायदा निगरानी भी करेंगी, तो क्या सिंध में भी ऐसा ही है? हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारे लिए ट्रैवलिंग का इशू है कि ज़ाहिर है सफ़र है, यहाँ से लोगों को ले जाना, एक रात दरमियान में पड़ रही है, तो फिर हमने सोचा कि हम ट्रेन यहाँ से चलाएंगे। 2 ट्रेन तो हमने बुक करवाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो भी हमें कम पड़े। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रेलवेज वालों के साथ कोई इस तरह कोई बात करूँ कि हो सकता है वो हमें कोई ट्रेन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि रोड का ट्रैवल बड़ा अनसेफ है। यहाँ से कराची टू सक्खर, अब वो दरमियान में नेशनल हाईवे वो सारी का सारा कहीं ब्लॉक होता है जिस तरह होता है। और फिर मोटरवे तो चले ठीक है, वो तो आसान है, लेकिन हम ट्रेन से ही जाना पसंद करेंगे और इंशाल्लाह अपने कारकुनों को लेकर के जाएंगे। अब ट्रेन में डब्बे हम ज़्यादा बढ़वाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि जोश और बलबला पहुँच जाता है। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने अगर वो देखी हो उसकी फुटेज, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जोश था। पंजाब वाले के लिए तो लाहौर वाले के लिए कोई इशू नहीं है, वो मोटरसाइकिल में बैठा या गाड़ी में बैठा और पहुंच गया और या वहाँ से वापस आ गया। हमारे लिए तो 2 रातें हैं, एक रात जाते में लगेगी दरमियान में और दूसरी वापसी पे लगेगी। और
मतलब हमने तो जाहिर उस हिसाब से हमने अपनी तादाद को भी देखना है और फिर अरेंजमेंट्स को भी देखना है, फिर सिक्योरिटी के इशूज है, फिर दूसरे मतलब सेफ्टी के इशूज, फिर दूसरे जाहिर है वेलफेयर के इशूज है। ठीक है। अच्छा बशीर साहब, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मियाँ साहब क्या 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो क्या ये जो तारीख है ये आगे भी जा सकती है? आपकी आवाज़ बेटा थोड़ी सी बशीर साहब, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है ये जो तारीख है इसमें कोई तब्दीली हो, ये 21 अक्टूबर से आगे भी जा सकती है। अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं समझता। आज भी शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कंफर्म किया प्रोग्राम को, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक रहेगी इंशाल्लाह, और उनका साया इस मुल्क पे, जिस मुल्क को उनकी जरूरत है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें ऐसे एक तदब्बुर वाले और बासलाहियत, बाहिम्मत, बाकिरदार और उस शख्स, उस लीडर की जरूरत है जो इंटरनेशनली भी थोड़ा सा पॉपुलर हो और इस मुल्क को आगे लेकर के चल सकता हो, सबको मिला के चल के साथ लेके चल सकता हो, जिस बार तजुर्बा भी हो, जिस बार ठीक भी हो। अच्छा शैला साहब, ठीक है बशीर साहब। शैला साहबा, बिलावल साहब कहते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब उन्होंने कराची में एक रात भी नहीं गुजारी है, और मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर दिखाई देती है, पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी कॉन्फिडेंट है कि पंजाब में तो उनका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है ही, मजबूत है ही, लेकिन सिंध में भी वो अपना वोट बैंक मजबूत बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या कोई टफ मुकाबला होने वाला है आगे जाके? कोई आपको टफ टाइम दे सकती है मुस्लिम लीग नून सिंध में? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि पंजाब में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कभी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन सकी, लेकिन इसके बावजूद के हमारे लोगों पे 150, 200 केसेस होते थे और बहुत सख्त उनके हालात होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम मौजूद रहे। लेकिन हमने अभी 2 दफ़ा से नून लीग एक भी सीट नहीं ले सकी सिंध असेंबली में, और नेशनल असेंबली में भी सिंध से कोई सीट नहीं जा सकी। तो ये होता है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर थे और उससे पहले भी जो हालात थे, तो अगर आपकी लीडरशिप कहीं एंगेज है या उस पर कोई मसला है तो उसकी तवज्जो कम होती है, तो सेकंड लीडरशिप भी जो है वो ज़रा वो काम नहीं कर पाती है। तो ये तो एक असेंबली की सूरत हाल है, लेकिन अभी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में MQM भी इलेक्शन में नहीं थी और PTI भी नहीं, तो थोड़ी कुछ मुस्लिम लीग्स ने सीटें ली हैं। हमारे यहाँ जो है कोरंगी में और साउथ में और ईस्ट में थोड़ा जो है, जो कि ये इलाका कहलाता है चनेसर साइड का, यहाँ पे मुस्लिम लीगी सपोर्टर्स की अच्छी तादाद रहती है, और लेकिन काफ़ी अरसे से ये एक स्कैटर्ड जो है तादाद है, तो किसी एक जगह पे सीट निकालने वाली नहीं है। लेकिन अब ये सेकंड लीडरशिप पे है कि वो वर्कर को किस तरह मोटिवेट करते हैं और किस तरह आगे लेके चलते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे जब, तो उसके बाद भी जो उनकी तबीयत है, जैसे कि अभी कहा जा रहा है कि सफ़र करने के लिए उनको इजाज़त ज़रा कम मिलेगी, तो इतनी कैंपेन नहीं चला सकेंगे। लेकिन किसी लीडर का मुल्क में होना उसकी सेकंड लीडरशिप के लिए बड़ी बात होती है। तो देखते हैं कि किस तरह से कैंपेन होती है, और हर पाकिस्तानी सियासतदानों का हक है कि वो हर सूबे में जाके अपनी कैंपेन करें। ठीक है,
ठीक है। अच्छा बशीर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब हों या निहाल हाशमी हों या फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों, सिंध के रहनुमाओं के हवाले से मुस्लिम लीग नून के बारे में एक तासुर है कि जी वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते सिंध के जितने भी रहनुमा उनको, जैसा कि हम देखते पंजाब या कश्मीर के रहनुमाओं की अहमियत है। क्या आप इस तासुर को बदल पाएंगे और सिंध के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप मियाँ साहब के सामने रखेंगे जिन पर काम करने की वाकई ज़रूरत है, कि जिसमें अब आप ऐसे स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे जिससे आप सिंध में, जो कि वाकई पीपल्स पार्टी के गढ़ है, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सके, मुकाबला किया जा सके इलेक्शन में? बेटा मैं आपको एक करूं, इस तरह वो कुंडी साहब ने फरमाया था कि किसी का भी कॉपीराइट नहीं है, कहीं पे भी कॉपीराइट नहीं है बेटा। तो ये तो सियासत का खेल है, जाहिर है सियासत के खेल में। लेकिन हम कहते हैं फलां सूबा फलां का गढ़ बन चुका है, पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहाँ तो शेर ही आएगा, सिंध में तीर ही चलेगा। तो किसी हद तक कॉपीराइट का तो खैर टर्म आपने जो इस्तेमाल किया मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन गढ़ जो बन गया और सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी नज़र आती है, पंजाब में नून लीग नज़र आती है, ये तो एक तासुर है ना। इंशाल्लाह बेटा वो तो जाहिर है जब बेहतर हो जाए। जमहूरियत का हुस्न ही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो। वोट बैंक भी तो कह सकते हैं ना कि उन सूबों के लोगों को वो पार्टी समझ आती है। जी 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 देखिए, जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, तमीज और अखलाक के दायरे में रहो, और दूसरा अपने रिश्तों को ना भूलो, अदब वज़ादारी रखो, और वोटर के पास जाओ, वोटर को जाकर के अपना प्रोग्राम बताओ और उसको कन्विंस करो कि वो आपको वोट दे। वोटर्स को मोबिलाइज करो बगैर दूसरे को गालियां दिए, क्योंकि शैला बेटा ये मतलब पुरानी सियासी वर्कर है, स्टूडेंट थी, PSF में थी जब से मैं जानता हूँ उनको। तो ये पुरानी तरबियत याफ्ता कारकुन आपको यही बताएंगे कि वज़ादारी भी है और अपना प्रोग्राम रखना है। अब जो ये तो वोटर के ऊपर है ना। अब ये हमारी शैला बहन ने बिल्कुल, शैला बेटे ने सही बात की कि इसलिए कि हम भी जाएंगे, हमारे लीडर आएंगे, वो खुद ब खुद जाहिर है वो आकर के कोई प्रोग्राम देंगे, हमें प्रोग्राम बताएंगे, और फिर हम इंशाल्लाह फील्ड में उनके काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए, मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।